नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का महत्व क्या है, उसको क्यों बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कनेक्शन क्या है। इस देश की सरकार को जब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फटकार लगाती आ रही है, तब तब इस देश की सरकार ने नतमस्तक होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात को माना है। लेकिन अब मोदी सरकार में क्यों वो नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब भी कोई वर्डिक्ट देता है, क्यों उस वर्डिक्ट को रोंदने का काम इस देश की सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कद बड़ा है या फिर सरकार का कद बड़ा है? यकीनी तौर पर सरकार का कद बड़ा है, लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर ज्यादा है। वो लॉ को संभालने का काम करते हैं, यानी कानून सही से इंप्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं, देश में सरकार सही तौर पर चल रही है या फिर नहीं, इसको देखने का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती है। यहां पर जो सरकार है वो कानून बनाने का, कानून में अमेंडमेंट्स लाने का काम करती है। लोगों ने वोट देकर चुनकर इस सरकार को भेजा, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है, लेकिन पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ज्यादा दिखती है। ऐसा ही एक मसला फरवरी 15 तारीख को आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही महत्वपूर्ण एक वर्डिक्ट दिया। कहा ये कि जो भी आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए थे 2017 में, वो इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इस देश के लोगों के खिलाफ है। जो लोग आपको वोट करते हैं उनको पता होना चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी के पास आखिर पैसा कहां से आ रहा है। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किसने आपको कितना चंदा दिया। अगर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ये कानून गलत है, इसको हम फौरन रद्द करते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहीं तक नहीं रुके। सुप्रीम कोर्ट ने जिस बैंक के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू किया गया था, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको भी एक डायरेक्शन दिया कि आने वाले माह मार्च 6 तारीख को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये तमाम दस्तावेज लेके पहुंचेंगे, जिसमें किसने कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और वो इलेक्टोरल बॉन्ड किसके पास गया। अगर आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड की तस्वीर देखें तो आपको दिखेगा इसमें एक सीरियल नंबर लिखा गया है। इस सीरियल नंबर का मतलब है ये एक डॉक्यूमेंट, इसको ट्रैक करने के लिए नंबर लिखा गया है, यानी कहां किसके पास पैसा आया और किसके पास पैसा गया। सरकार के नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम करती है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यकीनी तौर पर यह पता था कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास ये फलाना इलेक्टोरल बॉन्ड पहुंचा। अगर आप देखें, जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया है तब उसके बाद ही ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड ज़्यादा होनी शुरू हुई, यानी जिस भी शख्स ने, जिस भी कॉर्पोरेट घराने ने बीजेपी के अलावा बाकियों को जहां पर भी पैसा दिया, उनके घरों में, उनके दफ्तरों में रेड्स जानी शुरू हो चली थी। इसके पश्चात जब ये पूरा का पूरा मसला बाहर आया और ये कहा गया कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस पूरे दस्तावेज को पहुंचाएंगे मार्च 6 तारीख को, और मार्च 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको सार्वजनिक कर देगा, उससे पहले यानी 4 तारीख को, कल की बात है ये, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एसबीआई पहुंचता है और वो ये कहता है जो आपने 3 हफ्ते का समय दिया था वो नाकाफी है, हम इन दस्तावेजों को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड अप्रैल 12, 2019 से लेकर फरवरी 15, 2024 तक बेचे खरीदे गए थे 22,217 है, और इनको हमें डबल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ये ऐसे तो होगा नहीं, डिकोड करना पड़ेगा, जैसे कि पता नहीं कहाँ साइंटिफिक लेबोरेटरी में इसको डिकोड करना पड़ेगा, या फिर इसको वो जो खजांची लिखा करते थे उन लाल किताब से इनको चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, है ना। इस तरह से इन लोगों ने इस चीज़ को कहा। खैर, इनका ये कहना था 44,434 ऐसे इंफॉर्मेशंस होंगे, सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस होंगे जो हमें खंगालने पड़ेंगे और तब जाके हम आपको ये दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पूरा का पूरा मसला है वो फंस जाता है, क्योंकि लोकसभा जो इलेक्शन है 2024 का, वो 15 मार्च के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि हमें समय चाहिए जून 30, 2024 तक, यानी इलेक्शन हो जाएंगे, रिजल्ट बाहर आ जाएगा
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तब ये डेटा वेटा जो भी नाम हम बाहर आते हैं तो आने दो, सरकार हमारी बन गई है। तो सरकार बनाने के चलते एसबीआई ये कहता है कि हम किसी भी तरह का दस्तावेज देने के लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ एक चीज़ों को आपको गौर करने की ज़रूरत है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था फरवरी 15 तारीख को, उन्होंने ये कहा था कि फॉरेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने का काम करती है इसको फौरन रोक दे। इसके बाद कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बेचा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा अप्रैल 12, 2019 से लेके आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये तमाम दस्तावेज पहुंचने चाहिए जहां पर आप ये कहते हैं कि किसने क्या खरीदा, कितने का खरीदा, और उसमें हमें चाहिए डेट ऑफ परचेज यानी किस तारीख को किसने खरीदा, नेम ऑफ द परचेजर किसने इस चीज़ को खरीदा, और कितना डोनेशन दिया। ये तीनों चीज़ें हमें उस दस्तावेज में चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको एनकैश किया उसका भी ब्यौरा हमें चाहिए, यानी अप्रैल 12, 2019 से लेके फरवरी 15 तारीख 2024 तक का सारा जो ब्यौरा है हमें चाहिए। और ये जो डायरेक्शन है ये कहा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इन दस्तावेजों को लेके जाके पहुंचाएगा मार्च 6 तारीख के भीतर। और मार्च 13 तारीख को ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने ही वेबसाइट के जरिए इसको पब्लिक डोमेन में लाने का काम करे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB परिवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया था। जो पिटिशनर्स थे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट डॉक्टर जया ठाकुर इसके पिटिशनर्स थे। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही बेतुकी सी बात है कि आप ये कहते हैं कि 4 महीने का समय लगेगा एक बैंक को 22,000 अकाउंट्स के बारे में बताने के लिए। जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और आगे पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जब ये बॉन्ड लाया गया था यानी इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में कुछ एक अमेंडमेंट्स करी गई थी कंपनी लॉज में। इसमें यह कहा गया था कि जो पीपल एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कंपनीज एक्ट 2013, इन तीनों को ही अमेंड किया गया था। इसमें खास तौर पर कंपनी एक्ट के बारे में आपको देखना पड़ेगा, जिसमें यह कहा गया कि इससे पहले जो कंपनीज डोनेशन देती थी उनको ये ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देना पड़ता था। दूसरा, जो भी वो लोग कमाते थे उसमें से 7.5% से ज़्यादा अब डोनेशन नहीं दे सकते थे, ये कैप था। अब जो नया अमेंडमेंट आया इसमें यह कहा गया कि आप कितना भी पैसा दें, आप जितना भी पैसा दें उसको इनकम टैक्स में दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस ये बॉन्ड के कागज़ दिखा दें कि हमने फलाना जो बॉन्ड है खरीदा है, किसको दिया ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हमने खरीदा है, उस पर आपका टैक्स रिबेट हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इससे पहले जो कानून बना हुआ था देश में, विदेशों से कोई भी पैसा चंदे के तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकता था। यहाँ पे उसको भी आपने बदल दिया। कोई भी चाइना से पैसा लाके किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे जाए, पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट हो जाए, अमेरिका से हो जाए, कनाडा से हो जाए, ऑस्ट्रेलिया से हो जाए, यानी कहीं से भी कोई भी शेल कंपनी बना के हिंदुस्तान में पैसा हिंदुस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। उसके बाद उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे उसको, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। ADR की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर बताती है पिछले जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया है 28,030 इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए, जिसमें कि 16,518 करोड़ रुपए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तक एनकैश में पहुंचे। ये मार्च 2018 से लेकर जनवरी 2024 का ब्यौरा है जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। ADR की रिपोर्ट है। इसी ADR की रिपोर्ट में ये भी कहा गया किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा गया। अगर आप ये देखें 2017 से लेकर 2023 तक का जो ब्यौरा है वो ये कहता है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को 6,570 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पहुंचते हैं। अगला नंबर कांग्रेस को आता है जिसको 1,123 करोड़ रुपए पहुंचते हैं।
टीएमसी को 1092 करोड़ रुपए पहुंचते हैं, डीएमके को 616 करोड़ रुपए पहुंचते हैं, टीआरएस को 912, वाईएसआरसीपी को 381 और बीजेडी को पहुंचते हैं 774 करोड़ रुपए। अब ये जो ब्यौरा है ये आपके सामने है, लेकिन इसके अलावा आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी। अगले लोकसभा इलेक्शन में भारत के 94 करोड़ 50 लाख वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं, यानी तकरीबन 84 करोड़ लोग इस देश के लगभग 100 करोड़ लोग वोट डालेंगे। अब जब ये वोट डालते हैं तो इसका भी एक ब्यौरा देखिए। लोकसभा की 545 सीटें हैं, असेंबली सीट्स जो हैं स्टेट्स की वो हैं 4123, राज्यसभा में जो सीटें हैं वो हैं 245, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ये तमाम जो पूरा देश है, इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और इतने सारे लोगों के लिए जो सरकार बन रही है, जो अगले 5 साल के लिए बन रही है, उसका रिजल्ट घोषित करने के लिए सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं, एक भी दिन नहीं लगता है। कुछ एक घंटों में सरकार घोषित कर दी जाती है। जब सरकार के पास एक इलेक्शन मशीन चलाने के लिए इतना टेक्नोलॉजी है, इतना मैन पावर है, तो सिर्फ 22,000 अकाउंट्स के बारे में, 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताने के लिए एसबीआई के पास कैसे समय नहीं है, कैसे उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आता है। इसके अलावा अगर आप देखें पूरे देश में जो एसबीआई के ब्रांचेस हैं वो है 22,219। इतने ब्रांचेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको अलग आप करिए, लेकिन जो जनधन खाते खुले थे, मोदी के जनधन खाते, वही तकरीबन 138 करोड़ लोगों के खुले थे। 140 करोड़ तो लोगों की आबादी है, लेकिन 138 करोड़ अकाउंट्स, जनधन खाते खुल चुके हैं देश में। अब आप इसमें एक और चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये जो सरकार है इसने धांधलियाँ करी, पैसे की उगाही करनी शुरू कर दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ज़रिया था, यानी 57% बीजेपी को पैसा पहुंचा, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बाकी पैसा एक बंदरबाट हुई। मैं आपको एक और डेटा दिखाना चाहता हूं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अगर आप जाके देखें, लोकसभा इलेक्शन पे आप 95 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। असेंबली इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस पर 40 लाख रुपए से ज़्यादा आप नहीं खर्च कर सकते हैं। एक छोटा सा डेटा हमने कल निकालने की कोशिश करी, यानी जो सिर्फ गूगल है, गूगल एडसेंस में बीजेपी कितना खर्च करती है। अगर आप देखें गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर, यानी गूगल का ही ये सीधे तौर पर एक विवरण है कि गूगल आपको दिखाता है कि किसने कितना पैसा खर्च किया। तो हमने वहाँ पर सर्च विंडो पे डाला भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने किस वीडियो पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया। जब हमने देखा डेटा को तो हमें समझ में आया, व्यूज़ पाने के लिए, यानी 10 लाख व्यूज़ पाने के लिए बीजेपी एक वीडियो पर 20 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक खर्च करती है। इसी तरह से अगर आप देखें, कई ऐसे प्रोपागेंडा वाले वीडियो थे जिसको गूगल ने डिलीट भी किया है, यानी ये जो वीडियो हैं ये गलत प्रचार कर रहे हैं और हमारे पॉलिसीज़ के खिलाफ है। आप भले ही पैसा हमें दें, लेकिन हम इसको नहीं चलाएंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। गूगल ने ऐसे कई वीडियोस जो हैं डिलीट करे हैं बीजेपी के, और जब हमने पूरे महीने का ब्यौरा देखा, यानी फरवरी का पूरा महीना, फरवरी 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, तब हमें पता पड़ा बीजेपी ने 736 एडवर्टाइजमेंट के लिए 22,000, 15 लाख और 40,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स पर खर्च करे हैं। इसके अलावा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और जो गोदी मीडिया के लोग पैसा देते हैं वो अलग है, और जो बाहरी जो मुल्क में जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको छापने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो अलग है, जो देश में जो न्यूज़पेपर्स हैं वो अलग हैं, रेडियो एड्स हैं, और जो बड़े बड़े होर्डिंग्स और तमाम तरह के आप इश्तिहार देखते हैं ये अलग है। सिर्फ और सिर्फ गूगल पर एक पॉलिटिकल पार्टी जब 22 करोड़ रुपए खर्च कर देती है, तो सोच के देखिए उस पॉलिटिकल पार्टी के पास किस हद तक पैसा है और किस हद तक वो अपने प्रचार पर पैसा खर्च कर रही है, और जहां से वो पैसा आ रहा है उस पैसे का ब्यौरा ना देने के लिए वो हर उस तरह के ऑप्शंस खोजने की कोशिश कर रही है जहां पर उसको इस तरह का डेटा देना ना पड़े।
लेकिन डेटा आपके सामने है। न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट ने एक रिपोर्ट छापी थी एक हफ्ते पहले, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था बीजेपी सीधे तौर पर इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के जरिए रेड डालती है, उन लोगों के पास रेड डालती है जो बीजेपी के अकाउंट में चंदा नहीं देते हैं, और ऐसे लोगों को खोजा जाता है जो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, यानी टैक्स की चोरी कर रहे हैं या फिर कुछ और, उनके पास लाइसेंस ठीक से नहीं है, ऐसी फलाना चीज़ें, उन लोगों को टारगेट किया जाता है और उसके बाद पैसों की वसूली करी जाती है। अब आप यहाँ पे देखिएगा 335 करोड़ रुपए 30 कंपनियों के जरिए लोगों ने ऐंठ लिए। उदाहरण के लिए सोम डिस्टिलरीज की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की कंपनी है, 2 भाई हैं, ए के अरोड़ा और जे के अरोड़ा। इन्होंने 2018-19 में 4 करोड़ 25 लाख रुपए बीजेपी को डोनेशन में दिए। अगले साल अगला फाइनेंशियल ईयर जो आया इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन 2020 में जीएसटी की रेट पड़ती है और इनके ऊपर 8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और इनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अगस्त के महीने में ये दोनों भाई बेल से बाहर निकलते हैं। बेल से बाहर निकलते ही 10वें दिन बीजेपी के अकाउंट में चंदे के तौर पर 1 करोड़ रुपए जमा करा दिए जाते हैं। 1 और करोड़ रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। यहीं तक बात नहीं खत्म होती है। अक्टूबर दिसंबर 2021-22 के महीने में अगर आप देखें 2 करोड़ रुपए और दिए जाते हैं। मई 2021 पे भी कुछ पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद 5 महीने के बाद आप देखें तो एक और रेड डाली जाती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इनके ऊपर रेड डालती है, और उसके बाद 2022-23 के जून 2022 के महीने में बीजेपी के अकाउंट में 1 और करोड़ रुपए जमा करा दिए जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें सोम डिस्टिलरीज ने कांग्रेस को भी 2019-20 में 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। अब आप बताइए, ये जो चंदे की उगाही करी गई ये इस तरह से करी गई, और ऐसे ही शायद चंदे की उगाही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भी हो रही होगी। तो क्यों ना लोगों को ये पता चले कि भाई किसका पैसा कहाँ आया, किसके पास पैसा गया, और जो पैसा है वो क्यों लोगों तक ना पहुँचे, क्यों लोग उसके बारे में ना जाने, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सरकार चुनते हैं, अगले 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं। और एसबीआई कहती है हम सक्षम नहीं हैं 3 हफ्तों में इन 22,000 अकाउंट्स के बारे में ब्यौरा देने के लिए। अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एसबीआई के इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो शायद इस देश में जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद डेमोक्रेसी के बारे में आप भूल जाइए। लेकिन अगर कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें 3 हफ्ते का समय दिया और यह समय काफ़ी था इन ब्यौरों को आपको हमारे पास लाने के लिए, और तुमने जो नहीं किया आपके ऊपर हम फाइन डालते हैं और आप अगले ही दिन इस चीज़ को लेके आके हमारे सामने खड़े होंगे। अगर ऐसा कहते हैं तो शायद इस देश में डेमोक्रेसी अब भी कायम है, तो शायद इस देश में न्यायपालिका जो है वो आज भी काम कर रही है, शायद इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर जो लोग भरोसा रखते हैं वो और कायम रहेगा। अगर नहीं तो शायद आप सुप्रीम कोर्ट को भूल जाइए, न्यायपालिका को भूल जाइए, पार्लियामेंट को भूल जाइए, डेमोक्रेसी को भूल जाइए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी भूल जाइए। नमस्कार।